हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेप्रेसी। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। लेप्रेसी और उसको अदर नेम से भी हैंसन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है हैंसन डिजीज़। लेप्रेसी और हैंसन डिजीज़, इसको हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। तो यह डिजीज़ जो होती है, इट इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। दिस डिजीज़ इज स्प्रेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड इज मायोबैक्टीरियम लेप्राई। ये एक बैक्टीरिया से कॉज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्राई। इस बैक्टीरिया की वजह से यह डिजीज़ जो है कॉज होती है, यानी इस बैक्टीरिया की वजह से यह डिजीज़ होती है, मायोबैक्टीरियम लेप्राई। दिस डिजीज कॉज डिसऑर्डर इन स्किन, आई, बोन्स, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन। तो यह जो डिजीज़ है, तो इसके कारण क्या हो सकता है? स्किन पर, आइज पर, बोन पर, मसल्स पर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इट आल्सो अफेक्ट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स। ये क्या करती है? ह्यूमन्स के नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, तंत्रिका तंत्र को भी अफेक्ट करती है। तंत्रिका तंत्र इसको भी क्या करती है? अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है? स्किन पर, आई पर, बोन पर, मसल्स पर और इंटरनल ऑर्गन पर क्या है? इसके जो है डिसऑर्डर होते हैं। इसके बाद में है एजेंट। एजेंट का मतलब कारक। एजेंट मतलब होता है कारक। तो ट्रांसमिटेड, तो इसका ये मैंने बताया था, ये किसके? मायोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया से होती है। तो ये जो ट्रांसमिट होती है ये डिजीज़ मायोबैक्टीरियम लेप्राई नाम का बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, अब इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मतलब ये कैसे दूसरे में फैल सकती है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर प्रसार की विधि, इसको हिंदी में प्रसार की विधि बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एक दूसरे के, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। तो डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट में आ सकते हैं? तो डायरेक्ट जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, किस वगैरह किया किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी आ सकते हैं, उसका कुछ टॉवल, हैंकी वगैरह यूज किया तो, और उसके बाद में जैसे किसी पेशेंट को इन्फेक्टेड है और वो खांसता छींकता है, तो उसके जो बैक्टीरिया वगैरह है उसके हाथ पे लग जाते हैं, उसी के हाथ से टच करके फिर या खाना खा लिया, तो उसके द्वारा भी बॉडी में एंटर कर सकता है। और उसके खांसने छींकने से भी जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड हो सकता है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड मटेरियल, तो इसका जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, डायरेक्ट फैल सकता है, इनडायरेक्ट भी ये फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ स्किन्स, स्किन के सिक्रीशंस है उसके द्वारा फैल सकता है। नोज एंड थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सनस, तो ये जो सिक्रीशन है, स्किन के सिक्रीशन, जो घाव हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं लेप्रेसी के अंदर, उससे, और जो नोज से जो सिक्रीशन निकलते हैं, थ्रोट से जो खांसने पे सिक्रीशन निकलते हैं, तो इन्फेक्टेड पर्सन के इन सभी से क्या हो सकता है? ये वायरस फैल सकता है। और इनके जो आप आइटम्स यूज करते हो, जैसे बर्तन, टॉवल्स, क्लॉथ्स, तो टॉवल्स, क्लॉथ्स वगैरह और ये यूज करते हो, तो इनके वजह से भी आपके अंदर ये स्प्रेड हो सकती है डिजीज़।
उसके बाद में दिस डिजीज इज मोर कंटेजियस इन पुअर लो क्लास बेक सैनिटाइजेशन डेंस पॉपुलेशन इनसफिशिएंट लाइट एयर कंडीशन ऑफ एक्टेरा। तो ये क्या हो सकता है, जो ज़्यादा गरीब फैमिलीज़ हैं, पुअर पर्सनस हैं, उस जगह पर ये ज़्यादा फैलती है। कंटेजियस डिजीज है जहाँ पे पुअर सैनिटाइजर लो क्लास पीपल रहते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है उसका अभाव होता है, प्रकाश वगैरह पर्याप्त नहीं है, डेंस पॉपुलेशन नहीं है, इनसफिशिएंट लाइट वगैरह रहती है एयर कंडीशन नहीं है, मतलब वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ उन जगह पे ये देखने को मिलता है, ये उन जगह को देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कैसे, इसका संक्रमण का स्रोत क्या है। तो सोर्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन हिमसेल्फ इज द कैरियर ऑफ द डिजीज। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके द्वारा ही एक दूसरे में ये फैल सकती है। तो सोर्स जो है खुद इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो क्या है, इसका सोर्स है। उसके बाद में इंटूबेशन पीरियड। इसका जो इंटूबेशन पीरियड होता है वो इसका होता है 3 to 6 ईयर। ये 3 से 6 साल का इंटूबेशन पीरियड होता है। जो बॉडी में एंटर करता है तो कम से कम ये अपने सिम्टम्स जो है 3 to 6 ईयर में ये अपने सिम्टम्स दिखाने स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफिकेशन किया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रेसी बेसिस इट इज़ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के आधार पर इसको हिंद कुष्ठ निवारक संघ जो है उनके अकॉर्डिंग 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इंटरमीडिएट, और सेकंड है ट्यूबरकुलोइड और बोर्डालिन और लेप्रोमेटस ये डिवाइडेशन किया गया है। लेप्रोमेटस वगैरह में डिवाइड किया गया है। और एक है इसके अंदर लिखना बन गया A1 इंटरमीडिएट, और सेकंड है ट्यूबरकुलोइड, थर्ड है बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस, फोर्थ है लेप्रोमेटस, और फिफ्थ है आपका प्योर न्यूरोटिक्स। प्योर न्यूरोटिक्स ये 5वां टाइप है प्योर न्यूरोटिक्स। तो हिंद कुष्ठ निवारक संघ है, इसने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट इंटरमीडिएट, ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस और प्योर न्यूरोटिक्स, ये 5 भागों में इसको डिवाइड किया था। लेकिन इसको बाद में द इफेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया। तो ये 2 टाइप का। तो फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल प्योर न्यूरोटिक लेप्रेसी दे हैव बीन क्लासिफाई इन 2 कैटेगरी। तो जो ये है एक तो था कि जो इनका ये तो है 5वां टाइप, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये है जो प्योर न्यूरोटिक है, इस ऊपर वाला जो हिंद कुष्ठ है उसका 5वां टाइप है। और इसको क्या करा है, दूसरा इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल के आधार पर लेप्रेसी को क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट है वो है इसका पेसिबेसिलरी लेप्रेसी, जो है अल्प दंडाणुज कुष्ठ जो है पेसिबेसिलरी है और मल्टीबेसिलरी है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है, इन दिस टाइप द लेप्रेसी पेशेंट हैज़ 2-5 लीजन, वन नर्व में बी अफेक्टेड, दिस टाइप ऑफ पेशेंट आर लेस कंटेजियस। फर्स्ट टाइप में जो है इस टाइप में क्या है, लेप्रेसी पेशेंट के 2 से 5 लीजन, 2 to 5 लीजन होते हैं, घाव होते हैं, और वन नर्व में भी अफेक्ट, एक नर्व अफेक्ट हो सकती है, एक तंत्रिका प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार के रोगी क्या है, लेस कंटेजियस होते हैं, कम कंटेजियस मतलब कम इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के हो गए। उसके बाद में जो सेकंड टाइप का है तो है मल्टीबेसिलरी लेप्रेसी।
तो मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी इसके अंदर क्या रहते हैं, तो ये है सेकंड टाइप का, जो आपके ये है सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी, ये सेकंड टाइप का है। इन दिस द नंबर ऑफ लीजन इन द बॉडी इज मोर 5, मतलब 5 से ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया तो 2 से 5 के करीब लीजन होते हैं, यहाँ 5 से ज़्यादा हो जाएंगे। और 2 और मोर नर्व अफेक्टेड, उसके अंदर एक ही नर्व अफेक्ट होती है, 1 नर्व, और मल्टी वाले में 2 से ज़्यादा नर्व अफेक्टेड होती है। दिस टाइप पेशेंट इज मोर कंटेजियस, और ये इसमें ज़्यादा संक्रामक हो जाता है, मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। लेस कंटेजियस था वो, और ये ज़्यादा कंटेजियस, यानी बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स। तो इसके अंदर सिम्टम्स थोड़ा सा बता देता हूँ। सिम्टम्स जो है क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लक्षण क्या क्या है इसके। तो इसके जो सिम्टम है, लेप्रेसी में पेल और पिंक कलर पैचेज ऑफ द स्किन, यहाँ जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, पेल एंड पिंक कलर पैचेज हो गए हैं। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ फीलिंग इंसेक्ट क्राउलिंग, यानी उसको ऐसा फील होता है कि उसके हाथ पे वगैरह पे इंसेक्ट वगैरह चल रहे हैं। रेडिश स्किन पैचेज विद द सेंसरी लॉसेस, और जो रेडिश स्किन पैच हो जाते हैं और सेंसरी क्या है, लॉस हो जाता है, उसके अंदर जो सेंसरेशन है वो उसका और लॉस हो जाता है। उसके बाद में फिंगर और टॉय शॉर्टनेस ऑफ डिफॉर्मिटी, इसके जो फिंगर टॉयज वगैरह देखो कैसे हो गए हैं, शॉर्ट्स हो गए हैं, छोटे हो जाते हैं। डिफॉर्मिटी, पैरालिसिस, इडिमा, मसल्स वीकनेस, ये भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये लेप्रेसी के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। कुछ रोग के अंदर ये वाले सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट ऑन द स्किन, जैसे मैंने इसमें बताया था, हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, पैचेस दिखाई देते हैं। और डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर, जो ऊपर डायग्राम में बताई थी मैंने, डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर हो जाती है। उसके बाद में डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, और नमनेस इन द वुंड्स, स्मॉल लंप ऑफ द बॉडी, और स्मॉल लंप भी हो जाते हैं, हेडेक होता है, टेंशन हो सकती है, फ्रैक्चर और हो सकता है। तो ये वाले सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेप्रेसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो और उसके बाद में डायग्नोसिस टेस्ट क्या कर सकते हो, उसका पता कैसे लगता हो, निदान परीक्षण क्या कर सकते हो, डायग्नोस कैसे कर सकते हो कि ये लेप्रेसी है। तो उसके जो नेजल सिक्रीशन है उसका टेस्ट कर सकते हैं। नेजल सिक्रीशन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं ये नेजल सिक्रीशन, लीजन सिक्रीशंस जो होते हैं, या तो नाक के सिक्रीशन या जो घाव के सिक्रीशन है उसका बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। सीरम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, स्टामिन टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, और इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट है उसके द्वारा भी इस डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है। लेप्रोमाइन टेस्ट और लेप्रोमिन टेस्ट की बायोप्सी होती है, लेप्रोमिन टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, और लेप्रोमिन टेस्ट और लीजन बायोप्सी, जो घाव की बायोप्सी करते हैं उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। लेप्रोमिन टेस्ट के द्वारा और घाव की बायोप्सी करके भी हम इस डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। ये तो है डायग्नोसिस, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस करके इनका पता लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर है अलग अलग इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर जस्ट एज लेप्रेसी इज डिवाइड इन 2 क्लास, मतलब जो लेप्रेसी 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया था इन एक्टिविटी, सिमिलरली देयर ट्रीटमेंट इज आल्सो क्लासिफाइड इन 2 इन्फेक्शियस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है पेसिबैसिलरी। तो पेसिबैसिलरी लेप्रेसी, तो फर्स्ट जो था टाइप पेसिबैसिलरी लेप्रेसी, उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है उसका ट्रीटमेंट दिस इज जनरली गिव इन 6 मंथ विच कैन बी एक्सटेंड इन 9 मंथ इफ रिक्वायर्ड। जो ये ट्रीटमेंट है पेसिबैसिलरी का ट्रीटमेंट, वो मोस्टली कितने दिनों तक दिया जाता है, जो मोस्टली दिया जाता है 6 मंथ के लिए दिया जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो 9 मंथ तक उसको एक्सटेंड और कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो है ये 10 to 14 ईयर ओल्ड, जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं
उनके अंदर ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबसे पहले रिफाम्पिसिन जो है, सबसे पहले क्या देना चाहिए, रिफाम्पिसिन देना चाहिए। रिफाम्पिसिन 450 mg वंस ए मंथ, महीने में एक बार इसको रिफाम्पिसिन देना है, एक बार महीने में वंस ए मंथ देना है। रिफाम्पिसिन 450 mg टेबलेट एक मंथ, ठीक है। उसके बाद में महीने में एक बार रिफाम्पिसिन 450 mg देना है। डेप्सोन 50 mg डेली देनी है। उसको जो टैबलेट है डेप्सोन वो 50 mg डेली देनी है। अगर बच्चा 10 से 14 साल का बच्चा अगर लेप्रेसी से इन्फेक्टेड हो गया है तो उसको जो ट्रीटमेंट जाएगा वो जाएगा रिफाम्पिसिन 450 mg मंथली वंस एंड डेप्सोन 50 mg डेली। और अगर अडल्ट पेशेंट है, अगर पेशेंट क्या है, अडल्ट है, तो उसके अंदर जो है वो जाएगा रिफाम्पिसिन 600 mg वंस ए मंथ। जो 600 mg 450 थी वो अडल्ट के अंदर 600 mg हो जाएगी। डेप्सोन जो 50 mg थी वो 100 mg हो जाएगी। तो डेप्सोन 100 mg पर डे इन स्मॉल चिल्ड्रन। द ड्रग्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ चाइल्ड और डिटरमाइन द अकॉर्डिंग। तो ये लाइन मत देखना एक बार, सॉरी, यहाँ से ये, तो ये अडल्ट के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो रिफाम्पिसिन 600 mg देते हैं और डेप्सोन 100 mg देते हैं। और अगर बच्चों में, अगर छोटे बच्चों में दे रहे हैं तो वो वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर जो मैंने ऊपर बताया था कि मतलब कुछ जो है तो अडल्ट हो गया, और ये जो ऊपर का ट्रीटमेंट था 10 से 14 ईयर के बच्चों के लिए था। अगर और छोटे बच्चों के 10 से छोटे बच्चों के लिए देते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन वगैरह उनको देते हैं ट्रीटमेंट, तो स्मॉल चिल्ड्रन वगैरह को देते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए तो इन स्मॉल चिल्ड्रन एंड द ड्रग्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन द अकॉर्डिंग। तो वेट के अकॉर्डिंग उसको या उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया पैसिबैसिलरी का ट्रीटमेंट। अब है सेकेंड मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट। मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट, तो ये भी ट्रीटमेंट है जो एट द 10 to 14 ईयर जो है उसके लिए है। ये ट्रीटमेंट 10 से 14 साल के बच्चों के लिए है, जो 450 mg वंस ए मंथ, 50 mg डेप्सोन्स और क्लोफाजामाइन देनी है 150 mg वंस ए मंथ एंड 50 mg डेली। एक महीने में कितनी देनी है, 150 mg, मंथ में कितनी देनी, 150 mg, और डेली 50 mg देनी है। प्रतिदिन उसको 50 mg देनी है और महीने में एक बार देनी है 150 mg। तो ये इसका जो है मल्टीबैसिलरी के अंदर ट्रीटमेंट है। फर्स्ट रिफाम्पिसिन 450 mg, डेप्सोन 50 mg, क्लोफाजामाइन जो है, क्लोफाजामीन जो है आपके 150 mg वंस इन मंथ एंड 50 mg डेली। और ये तो था 10 to 14 ईयर का ट्रीटमेंट। उसके बाद में अगर अडल्ट में ये ट्रीटमेंट देना है तो रिफाम्पिसिन 600 mg, तो रिफाम्पिसिन 600 mg और डेप्सोन 100 mg डेली, ये मंथली देनी है, ये डेली देनी है। और क्लोफाजामाइन 300 mg मंथली और 50 mg डेली। तो ये आपको अडल्ट के अंदर ट्रीटमेंट देना है, और चिल्ड्रन का वेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इन यंग चिल्ड्रन द ड्रग्स इज प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द वेट। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये जो अगर हो जाए तो ड्रग्स क्या वेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब एक कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण एंड रोकथाम। इसका नियंत्रण और रोकथाम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो है इन्फेक्टेड पेशेंट है उसकी प्रारंभिक अवस्था में पता लगाकर उपचार किया जा सकता है। तो डिटेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल जो स्टेज है, जो शुरुआती स्टेज है, उसके अंदर इसका पता लगाकर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ द डिजीज, तो जो फाइंड आउट द डिजीज की कंडीशन पता लगाकर सोसाइटी, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री, NGO कंडक्ट द सर्वे, ये जो सर्वे करते हैं टाइम टू टाइम, और इन्फेक्शियस डिजीज का पता लगाकर इनिशियल स्टेज पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैन बी डिटेक्ट करके। लेप्रेसी पेशेंट आर
डिटेक्ट थ्रू द सर्वे के द्वारा हमें उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ हेल्थ वर्कर ट्रीट गिव द, और उस ये जो जॉब है हेल्थ वर्कर का है उन्हें उनको ट्रीट करना और ये बीमारी को फैलने से रोकना। उसके बाद में कंट्रोल द मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब जो फैलना है उसको रोक सकते हैं। कैसे फैलने से रोक सकते हैं? तो कंट्रोल ऑफ द मोड ऑफ स्प्रेड, तो जो प्रसार की विधि है, तो लेप्रेसी ट्रांसमिट थ्रू द स्पॉट इन्फेक्शंस, तो स्पॉट इन्फेक्शन डर्टी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये फैल सकता है। फॉर दिस द हेल्थ वर्कर शुड बी रिलेवेंट द पेशेंट अबाउट सीरियसनेस ऑफ द डिजीज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंट द स्प्रेडिंग। तो ये क्या है, लेप्रेसी इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसके द्वारा एक दूसरे में फैल सकता है, तो उनको एजुकेट करना चाहिए, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। इसके द्वारा अपन ये इस डिजीज से बचा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके क्लॉथ वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए, उसका टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए उसके, तो कीप दैट पेशेंट्स विथ क्लोज बेड रूम्स एंड स्टील यानी उसके बर्तन वगैरह उसके यूज़ नहीं करना है। सेपरेट डिसइंफेक्टेड, उसको सेपरेट और डिसइंफेक्टेड जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए जिससे वो एक दूसरे में फैले नहीं। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू स्प्रेड डिजीज़, तो उसके जो है स्प्रेड डिजीज़ नहीं होगी। केयर शुड बी टेकन while taking care of the patient so that there is no risk for infection such as hand washing, mask, gloves, और जो है केयर भी उसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसको मास्क लगा के रखना चाहिए पेशेंट को, और ग्लव्स वगैरह इसका यूज़ करना चाहिए, हैंड वॉशिंग का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, तो इसके द्वारा भी हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। और पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट करते हो तो भी मास्क लगा के आपको ट्रीटमेंट करना है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी है, ग्लव्स पहन के उसका ट्रीटमेंट करना है, तो एक दूसरे पेशेंट के अंदर ये स्प्रेड नहीं होगी। तो ये जो केयर करते टाइम आपको सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन है मतलब स्वास्थ्य शिक्षा क्या देनी चाहिए, तो पीपुल को कम्युनिटी में द पीपुल ऑफ द कम्युनिटी शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डिजीज़, जो कम्युनिटी के पीपुल्स हैं, जो समुदाय के पीपुल्स हैं, उनको इस डिजीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। सो दैट द फैमिली मेम्बर और हिमसेल्फ बीइंग द ट्रीटमेंट व्हेन अबाउट द मेंशन सिंपल अपेयर्स, और पीपुल शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द पर्सनल हाइजीन, और क्या करें, उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में भी एजुकेट करें। इन्वायरमेंट क्लीननेस शुड बी टोल्ड द क्लीननेस कंट्रोल द डिजीज़, और इन्वायरमेंट हाइजीन वगैरह मेंटेन रखने के, क्लीननेस रखने के लिए उनको बोलना चाहिए। द हाउस शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट, और जो घर बनाने चाहिए वो भी उनके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद में पीपुल शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द मेडिसिन एंड अदर people should be informed about the medicines and other help give for the treatment of leprosy, और क्या करना चाहिए, पीपुल जो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए लेप्रेसी के बारे में जिससे क्या उनको ट्रीटमेंट मिल सके। लोगों को जो ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दें और कुछ रोग के बारे में बताएं कि इनका ट्रीटमेंट होता है, और तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें जिससे क्या है इस डिजीज़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।